और अब हम रुक करेंगे अपने तमाम संवाददाताओं का जो अलग अलग जगहों से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मुजफ्फरनगर से मेरे सहयोगी हिमांशु मिश्रा इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। शशि भूषण मेरे सहयोगी गया से इस वक्त जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। शरद जयपुर से जुड़ गए हैं। इसके साथ ही रवीश पाल सिंह इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। लेकिन सबसे पहले रुख हिमांशु का करेंगे क्योंकि उनकी मौजूदगी पोलिंग स्टेशन पर है। और हिमांशु, यहाँ पर सुबह से अब तक कितने फीसदी मतदान हुआ है मुजफ्फरनगर में, और क्या वाकई त्रिकोणीय मुकाबला यहाँ पर देखने को मिलेगा या फिर सीधे तौर पर हम ये देखें कि जाट वर्सेस जाट की लड़ाई है? संजीव बालियान बनाम मलिक जी। देखिए, मुझे लगता है जाट वर्सेस जाट की लड़ाई के अंदर जो दया प्रजापति को बीएसपी ने यहां उम्मीदवार उतारा है, अगर बीएसपी ने यहां मुस्लिम कैंडिडेट दिया होता तो मुस्लिम वोट में डिवीजन होने की संभावना होती। लेकिन प्रजापति को यहां उतारकर मायावती ने एक तरीके से इस पूरे मामले को जो है, अगर देखा जाए नेहा, तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ कर दिया है। यानी कि मुसलमान वोट में डिवीजन नहीं होगा और एक तरीके से हरिंदर मलिक और संजीव बालियान के बीच में बड़ी कड़ी टक्कर है और उसमें महत्वपूर्ण रोल जो है वो बीएसपी के जो उम्मीदवार हैं वो निभा रहे हैं। लेकिन संजीव बालियान पिछली बार जो है यहाँ 5000 मतों से चुनाव जीते थे, बहुत कम अंतर था। अजीत सिंह यहाँ से चुनाव उनके खिलाफ लड़े थे, तब आरएलडी, बीएसपी और एसपी का समझौता था, गठबंधन था, तब वो यहां पर चुनाव जीते थे। लेकिन इस बार आरएलडी जो है वो एनडीए के साथ आ गई है और समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस का साथ पकड़ लिया और बीएसपी जो है गठबंधन से बाहर है। तो त्रिकोणीय मुकाबले के अंदर अब देखना यह होगा कि कौन बाजी मारेगा। लेकिन एक चीज जरूर है कि पूरे उत्तर प्रदेश में जो 8 सीटों पर यहां पर वोट हो रहा है, उनमें सबसे हॉट सीट इस वक्त पहले चरण में अगर कोई है तो वो मुजफ्फरनगर है, क्योंकि ये माना जाता है कि ये जाट लैंड है। ये ऐसी जगह है जहां पर चौधरी चरण सिंह भी चुनाव हारे हैं, अजीत सिंह भी हारे हैं और संजीव बालियान एक ऐसे 2014 में उभर कर आए और उन्होंने यहां पर जो है पटखनी दे दी थी अनुराधा चौधरी को, जो आरएलडी की कैंडिडेट थी। लेकिन उसके बाद अगर देखेंगे तो 2019 में उन्होंने चौधरी अजीत सिंह को यहां पे पटखनी दी। तो कहीं ना कहीं एक चीज जरूर है कि मुजफ्फरनगर के अंदर जो मुकाबला है वो बहुत स्ट्रॉन्ग मुकाबला है। ठीक है, मैं लौटूंगी आपके पास। मुकाबला बेहद दिलचस्प है यहाँ पर और ऐसे में देखना ये होगा कि यहाँ पर जीत मुद्दों की होती है या फिर जो लोकल मुद्दे हैं या फिर जो राष्ट्रीय स्तर पर मुद्दे हैं वो यहाँ पर हावी रहते हैं। लेकिन इस बीच आपको सुना देते हैं कि सहारनपुर के दोनों उम्मीदवार अपनी जीत के दावे किस तरीके से कर रहे हैं। और बीजेपी बहुत अच्छे वोटों से जीतेगी इस चुनाव को यहाँ पे। अच्छा, आप एक बार सांसद पहले भी रह चुके हैं, पिछली बार आप नहीं बन पाए, इस बार क्या फैक्टर है जिसको आपको लगता है कि इस बार दोबारा आपके लिए फेवरेबल? मोदी योगी का सुशासन, वो ये कारण है कि जनता उसको सराह रही है और अक्रॉस कास्ट लाइंस जनता वोट करने वाली है इस बार। मुख्य मुकाबला किससे मानते हैं आप? मैं कोई मुकाबला नहीं है, हम बहुत आगे हैं। फर्स्ट फेज के अंदर बीजेपी बिल्कुल साफ है। फर्स्ट फेज में बीजेपी मुझे नजर नहीं आ रहा कि कोई सीट जीत पाएगी उत्तर प्रदेश के अंदर। फर्स्ट फेज में बहुत मजबूत स्थिति में हम। देखिए, जब आपको समाज के सभी वर्गों का समर्थन मिलता है तो आप समझ लीजिएगा आपका चुनाव बहुत मजबूत है। इस बार मुझे समाज के सभी वर्गों का समर्थन मिल रहा है। अच्छा, समर्थन कुछ होता है कि चुपचाप बोल कर दे दिया साहब, ठीक है जी, वोट दे रहे हैं, वोट दे भी देते हैं। लेकिन जब समर्थन आपको ढोल बजाकर मिलता है ना और कंधों पर उठा के दौड़ा के मिलता है तो आपकी जो है ना वो ताकत अंदर से आती है। हमें अपनी आवाम के ऊपर पूरा भरोसा है कि वो सच्चाई को समझते हैं, सच्चाई को देखते हैं, सच्चाई को जानते हैं। इसलिए हमें पूरा भरोसा था। हमने किसी को दावत भी नहीं दी, बुलाने की कोशिश भी नहीं की। हमें आवाम, रामपुर की आवाम और ऊपर वाले पर पूरा भरोसा है। और ये दोनों अगर किसी के साथ में दोनों चीज़ें हासिल हो जाए, ऊपर वाले की तायद और आवाम का आशीर्वाद और दुआ उसकी तायद, तो किसी तीसरे की ज़रूरत नहीं रहती। सबके जो मेरे घर पे आया उसके लिए मैंने काम किया, क्योंकि हमारी पार्टी का भी ये विजन है, माननीय मोदी जी का भी ये नारा है ना, सबका साथ सबका विकास के लिए हमारी पार्टी भी काम करती है और हमारी सरकार भी काम किया है। जो भी योजना चलाई है सरकार को बराबर का हक हर एक व्यक्ति को मिला है, उसमें किसी के साथ कोई पक्षपात नहीं हुआ माननीय मोदी। मुझे विश्वास है क्योंकि यहाँ की जनता ने अब हिंदू मुस्लिम का त्याग दिया है, जो पहले होता था। अब तो विकास के ऊपर यहाँ जनता वोट करने जा रही है और वो देख रही है कि केंद्र में भी सत्ता हमारी है और प्रदेश में भी हमारी है। तो सत्ता पक्ष का अगर जनप्रतिनिधि चुनेंगे तो विकास होगा जिले का, अगर विपक्ष चुन दिया तो विकास नहीं कर पाएगा। तो इसलिए जनता बड़ा सोच समझकर फैसला ले रही है।
हाँ, ये तो सारी आ रही है, इनका आइडिया सबका है। यहाँ मैं लगातार आता रहता हूँ, जाता हूँ। ये पक्का मान लीजिए 8 की 8 सीट यहाँ से हम जीत के जाएंगे। पश्चिम की हवा चलेगी, पश्चिम हवा बड़ी अच्छी हो, किसान के लिए बहुत लाभदायी होती है, कीड़े मकोड़े सब मर जाए। और जब पश्चिम से हवा चलती है, पूरा में जाते जाते आंधी बन जाती है। तो पश्चिम की हवा तो ये चलनी है, 8 की 8 सीटें हम जीतेंगे। ये जो 400 पार का नारा है, क्या वो पूरा हो जाएगा? उसकी शुरुआत क्या पश्चिम से होगी? जी, हमेशा पश्चिम ने साथ दिया भारतीय जनता पार्टी का। यहाँ का जो मिजाज है वो इसी तरह का है और हम एग्रेसिवली साथ देते हैं। यहीं से मैसेज जाएगा और 400 के आंकड़े को पार कराएंगे। पर यहाँ जो है, यहाँ जनता जीत रही है, सत्ता हार रही है। यहाँ जनता जीतेगी, जीत चुकी, अब तो औपचारिकता बाकी है। आप कह रहे हो औपचारिकता बाकी है, लेकिन संजीव बालियान कह रहे हैं जो मार्जिन पिछली बार रह गया था वो तो अब जयंत हमारे साथ आ गए, तो इस बार तो 1 लाख से ऊपर के मार्जिन से वो चुनाव जीतेंगे। उन्हें राजनीतिक अनुभव कम है। एक चीज इस बार इस चुनाव में सबसे बड़ा मुद्दा क्या है? सम्मान, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, व्यापारियों का उत्पीड़न, ये ओल्ड पेंशन, ये मुद्दे हैं भाई। इधर कैराना से समाजवादी पार्टी ने इकरा हसन को अपना उम्मीदवार बनाया है। अपनी जीत के दावे को लेकर इकरा हसन बहुत अभी यंग उम्मीदवार मानी जा रही हैं। क्या कुछ कहना है उनका, बातचीत की हमारे सहयोगी ने, सुनिए। इकरा, आज वोटिंग का दिन है, क्या अपील करना चाहेंगी वोटर्स से आप? सबसे पहले तो कि सभी लोग बाहर निकलें और अपने मत के अधिकार का उपयोग करें और वोट डालें, ज़्यादा से ज़्यादा परसेंटेज करें, क्योंकि ये ज़रूरी है कि हम सबकी हिस्सेदारी हो सरकार बनाने में, सरकार चुनने में। तो सभी से ये अपील है कि सभी लोग निकल कर अपना वोट डालें। किसी तरीके से आपने सुना है कि कहीं कोई वोटिंग में प्रॉब्लम हो रही है? क्योंकि सुबह हम जहाँ थे बूथ नंबर 46 में थोड़ी देर के लिए ईवीएम मशीन नहीं चल रही थी, तो चुनाव के लिए प्रशासन से क्या अपील करेंगी? कई जगह से इस तरह की रिपोर्ट्स आ रही हैं, क्योंकि अभी शुरुआत है तो हमें उम्मीद है, हमने कंप्लेंट्स डाली हैं कि चुनाव आयोग और प्रशासन उनका संज्ञान लेंगे और निस्तारण कराएंगे इन समस्याओं का, ताकि वोटिंग बेहतर हो सके, स्मूथ तरीके से हो सके। किस चीज़ का इस वक्त ज़्यादा आपको चैलेंज लग रहा है? परसेंटेज ऑफ वोटिंग पे ज़्यादा आप फोकस कर रहे हैं, या फिर आप सोच रहे हैं कि लोग किस तरीके से इस चुनाव में वोटिंग करने वाले हैं? क्योंकि अभी प्रदीप चौधरी के भी समर्थक हैं, यहाँ पे आपके भी समर्थक हैं। पहले तो ये है कि फ्री एंड फेयर हो जाए एक तो हमारा चुनाव, कोई सत्ता का दबाव यहाँ पर चले ना और दबाया ना जाए, डराया ना जाए जो हमारे लोग वोट डालने के लिए जा रहे हैं। और वोट परसेंटेज सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि जितना बढ़ेगा उतना हमारे लिए बेहतर है। तो दोनों ही चीज़ें हैं और बस यही उम्मीद करते हैं कि प्रशासन अपना धर्म निभाते हुए चुनाव को फ्री एंड फेयर कराएंगे। आपने कहा था कि साइलेंट इस वक्त चुनाव दिख रहा है, क्या मतलब है इसका? बहुत खामोशी है और ये अच्छे संकेत नहीं है सत्ता के लिए, क्योंकि जब सत्ता के पक्ष में चुनाव होता है और सत्ता का ही चुनाव है तो तब बहुत, हमने पिछले चुनाव में देखा, उससे पहले देखा, तो बहुत एक उत्साह के साथ लोग वोट करते हैं जब आप सेम गवर्नमेंट को चूज कर रहे हैं। और जब आप बदलना चाह रहे हैं तो आप सत्ता से डर के एक खामोशी इख्तियार कर लेते हैं, और मुझे लगता है ये खामोशी वही है कि लोगों के मन में अब बदलाव की भावना है और वो बदलाव ला कर रहेंगे। और अब आपको बिहार के गया लिए चलते हैं, जहां पर जीतन राम मांझी एचएएम के उम्मीदवार हैं, उनके अगेंस्ट आरजेडी के उम्मीदवार कुमार सर्वजीत खड़े हुए हैं। ऐसे में किस तरीके से दिलचस्प हो गई है गया की लड़ाई, ये आपको दिखा देते हैं। देखिए, बिहार की जनता या गया की जनता हमसे कोई प्रश्न नहीं किया है, सब कोई आशा है और उसी आधार पर लोग काम कर रहा है कि जीतन मांझी 9 महीना तक बिहार का मुख्यमंत्री रह करके गया के लिए, मगध के लिए बहुत अच्छा काम किया। ऐसे अन्य राज्य के अन्य लोगों के लिए भी किया और 8 बार बिहार विधानसभा का सदस्य रह चुका है। इसका अनुभव और काम करने का तरीका से गया को फायदा होगा, इसलिए यहाँ के सब लोग बिना जात धर्म सब बैरियर को तोड़ते हुए लोग मन बनाए हुए हैं कि जीतन मांझी को पार्लियामेंट में भेजें। गया जिला की जनता को बहुत शुक्रिया इसलिए मैं देता हूँ कि अपार प्यार दिया मुझे। जनता को फैसला करना है, मुझे लगता है अच्छा ही फैसला होगा। पहली बार इस जिले में
कोई स्वच्छ छवि का व्यक्ति उम्मीदवार बना है। जनता को फैसला लेने दीजिए, मुझे पूरा भरोसा अच्छा फैसला होगा। शशि भूषण मेरे सहयोगी इस वक्त सीधे गया बिहार से हमारे साथ जुड़ गए हैं। शशि भूषण, जिस तरीके से हमने देखा था कि जब एनडीए गठबंधन में एचएम शामिल हुआ था, डिप्टी सीएम वो बनाए गए थे जीतन राम मांझी, लेकिन इसके बाद कहीं ना कहीं उनका एक डाउनवर्ड हमने ग्राफ देखा। अब इस बार जीत की उन्हें कितनी उम्मीद है? क्योंकि एक तरीके से अगर देखा जाए जितनी सीटों की उन्होंने मांग की थी, कहीं ना कहीं उसमें उन्हें हताशा हाथ लगी थी। अब आगे का सफर उनका कैसा रहने वाला है, इसके बारे में क्या कह रहे हो? देखिए, बड़ा भरोसा है नेहा जीतन राम मांझी को कि ना केवल वो सांसद बनेंगे गया से, जनता उनकी जीत पर मुहर लगाएगी, बल्कि वो केंद्र में मंत्री भी बनेंगे। और उन्होंने जो पूरे कैंपेन को किया है, तो इसमें भी वो यही कहते रहे अपने वोटरों से और समर्थकों से कि आप केवल सांसद मत चुनिए, मोदी सरकार जो एक बार फिर से बनेगी केंद्र में, उसके मंत्री के तौर पे मुझे चुनिए। तो ये भरोसा अपने आप में दिखाता है कि जीतन राम मांझी का जो आत्मविश्वास है वो कितना बढ़ा हुआ है। हालांकि जीतन राम मांझी इसके पहले 3 दफे गया से चुनाव लड़ चुके हैं और तीनों दफे उनको लोकसभा चुनाव में असफलता हाथ लगी है, लेकिन इस बार पहली दफे वो एनडीए के उम्मीदवार के तौर पे मैदान में है। तो ये एक बड़ा एक भरोसा है। जो मोदी की गारंटी वाली बात बाकी जगहों पे हो रही है, वो गारंटी जीतन राम मांझी के लिए कितना असर दिखाती है, ईवीएम में आज तो किस्मत कैद हो जाएगी। 4 जून को नतीजे सामने आएंगे तो मालूम पड़ेगा। लेकिन बिहार में जिन 4 सीटों पे आज चुनाव हो रहा है नेहा, उसमें 3 सीटें मगध इलाके की हैं, जिसमें गया भी है, इसके अलावा नवादा है, औरंगाबाद है। इन सीटों के अलावा एक जो चौथी सीट है वो जमुई की सीट, जहां से फिलहाल चिराग पासवान उम्मीदवार सांसद थे, लेकिन अब उनके बहनोई जो है अरुण भारती उम्मीदवार हैं। तो ये जो अपने आप में कह सकते हैं कि सीटों पर जो लड़ाई है, उसमें चारों की चारों सीटें 2019 में रही थी एनडीए के पास। क्या इस बार एनडीए उन सीटों को वापस से हासिल कर पाएगा, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। और तेजस्वी यादव यहाँ कोई सेंधमारी कर लेते हैं तो उनके लिए बड़ी सफलता होगी। तो बड़ी लड़ाई है यहाँ पे सीधे सीधी, खासतौर पे जो एक गाली प्रकरण हुआ है चिराग पासवान। ठीक है, लौटेंगे आपके पास, क्योंकि बड़ा सवाल यही बना हुआ है कि 4 जून को जब नतीजे आएंगे तो 400 पार का जो मोदी जी का नारा है वो कितना सफल साबित होता है। और ऐसे में लगातार ये चुनावी कवरेज आज तक पर जारी रहेगा। पहले चरण का चुनाव आज दिन भर आप देख सकते हैं आज तक पर।